आपको 10 क्वेश्चंस का ये सीक्वेंस भेजा है और इसमें देखते हैं, मैंने आप लोगों के लिए जिसने अलेक्जेंडर पोप थोड़ा पढ़ा है तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर स्क्रीन में ही देख ले रहे हैं कि विच वर्क बाय पोप वाज अ प्रोज पैरोडी। तो यहाँ पर मैं इन क्वेश्चंस को बताऊंगा। अभी 10 क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास हम लोग एमसीक्यू प्लस थ्योरेटिकल साथ साथ चलेगी, तो आप इसको अपने मेन जो ऑथर वाली सीरीज है उसी में ऐड कर लेंगे 10 एमसीक्यूज करके, और अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, इसी के थ्रू मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा आज का टॉपिक्स। ठीक है, तो मैंने बताया कि विच वर्क ऑफ बाय पोप वाज अ प्रोज पैरोडी ऑफ ग्रेट क्लासिकल रोमन क्रिटिक लॉन्जाइनस। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर लॉन्जाइनस का जिक्र किया है मैंने। लॉन्जाइनस बहुत बड़े रोमन क्रिटिक हैं। कहाँ के हैं? रोमन क्रिटिक हैं। LONGINUS लॉन्जाइनस है रोमन क्रिटिक। और मैंने बोला कि इनकी पैरोडी कौन से वर्क में लिखी है? आपके अलेक्जेंडर पोप ने कौन से वर्क में इनकी पैरोडी की है? तो ये 4 ऑप्शन से बताएं, ऑफलाइन में ट्राई करें कौन सा कर रहे हैं। गलत सही से घबराना नहीं है। मैं मानता हूं कि ये वाली सीरीज बिल्कुल मैंने खुद ही से क्रिएट कर रखी है, तो हो सकता है आपके गलत भी हो। ठीक है, तो आंसर है इसका डी। ठीक है, पेरीबैथोस। पेरीबैथोस। अब जो नेट और लेक्चरर वाले हैं वो भी ध्यान से सुन लेना। लॉन्जाइनस ने एमए किया होगा आपने, एमए में ये वर्क आपने ओरिजिनल लॉन्जाइनस के ऑन द सबलाइन का टाइटल है ये, ग्रीक में पेरीहाइप्सोस। PERIHYPSOUS। पेरीहाइप्सोस की पैरोडी क्या लिखी अलेक्जेंडर पोप ने? पेरीबैथोस। पेरीबैथोस। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्लासिकल, ये पैरोडी है, प्रोज पैरोडी है। ये मेन बात है कि यहाँ पर प्रोज में भी लिखी गई है, तो प्रोज पैरोडी है ऑफ ग्रेट क्लासिकल रोमन क्रिटिक लॉन्जाइनस। तो आंसर है पेरीबैथोस। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। और लॉन्जाइनस का वर्क पेरीहाइप्सोस नोट कर लिया। PERIHYPSOUS। पेरीहाइप्सोस। PERIHYPSOUS। पेरीहाइप्सोस। और लॉन्जाइनस का इसी वर्क का जो इंग्लिश नेम है ऑन द सबलाइन, या सिंपली स्टेटेड एज सबलाइन। ठीक है, तो लॉन्जाइनस ने जो वर्क लिखा है वो क्या लिखा है? सबलाइन। सबलाइन, SUBLIN। सब्लिमिटी की बात लॉन्जाइनस ने करी है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द रोजीक्रूशियन मशीनरी इज मिसमैच्ड, फाइंड आउट। बताओ। पहले कहा, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी बताओ। ठीक है, 3 सही होंगी इसमें। अब ये रोजीक्रूशियन क्या है? ये रोजीक्रूशियन मैंने आपको बताया था, ये एक अकल्ट मूवमेंट है। देखो वर्ड्स लिखते रहना अपनी कॉपी में। रोजीक्रूशियन, ROSICRUCIAN। रोजीक्रूशियन एक अकल्ट मूवमेंट है। अकल्ट आपको पता है ना? अकल्ट, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अकल्ट। OCCULT। सो इट इज एन अकल्ट मूवमेंट। ठीक है, और रोजीक्रूशियन के बारे में मैंने क्या बोला आपको? ये अकल्ट मूवमेंट ऑफ 17th सेंचुरी है। एक्चुअली 17th सेंचुरी में स्पिरिट्स को बुलाना, उनके, ठीक है, उनको, उनका आवाहन करना, उनको इन्वोक करना, ये सब होता था। तो उसी मूवमेंट का नाम है रोजीक्रूशियन। तो अलेक्जेंडर पोप ने रोजीक्रूशियन मशीनरी का यूज किया है। अब उसने बोला है कि कौन सा मिसमैच है, तो ध्यान देना इसमें, याद रखना कि जो सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर जो ये चारों स्पिरिट्स के नाम है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? ईथर एक्चुअली एक केमिकल होता है। ये इसका आंसर इनकरेक्ट है। एक्चुअली ये फायर में पाई जाती है, या फायर से निकली हुई स्पिरिट्स है। ठीक है, तो सेलेमेंडर इज मिसमैच्ड, आंसर इज ए। ठीक है, लेकिन आपको लिखने के हैं, सारे ऑप्शंस लिखने हैं इसके। ग्नोम कहाँ पाई जाती है? ग्नोम एक स्पिरिट है, वो कहाँ? अर्थ की स्पिरिट है, अर्थली स्पिरिट है। ठीक है, फिर क्या? निम्फ, कल बताया था निम्फ, वैसे तो हेवनली स्पिरिट होती है, मैंने हिंदी में इसका नाम अप्सरा करके भी बताया था, निम्फोमानिया बताया था कल। तो निम्फ जो स्पिरिट है वो कहाँ पाई जाती है? वाटर में। ठीक है, और फिर क्या बोला? सिल्फ, ये सिल्फ वाला 5 स्टार कर देना। ठीक है, जो एरियल है वो एक सिल्फ है। एरियल क्या है? सिल्फ है, जो कि क्या है? एयर में पाई जाती है, हवा में पाई जाने वाली स्पिरिट है। ठीक है, तो सिल्फ में यहाँ पर आप अंडरलाइन करके भी लिख देना कि सिल्फ का एग्जाम्पल जो चीफ स्पिरिट है, बेलिंडा की जो हेल्प करती है, और एक क्वेश्चन भी आया है कि उसका नाम क्या है, तो एरियल, ARIEL।
चीफ स्पिरिट जो है ये सिल्फ के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, और ये बाकी के तीनों एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्योंकि ये तीनों करेक्ट है ना, अपने को इनकरेक्ट देखना था। आ रहा है समझ में? तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकाले मैंने इस एमसीक्यूज में, ठीक है। तो यानी कि आप करेक्ट वाला कर लोगे, करेक्ट वाला क्या करोगे, ठीक है, देख रहे हो सब लोग। करेक्ट वाले क्या है, ग्नोम का अर्थ ऐसे बना लो, जी से ई, ठीक है, निम्फ का वाटर NW, और एस का ए, ये लो GENW ऐसे, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है, क्लियर। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि तो ये 4 स्पिरिट्स हैं अकल्ट, मैंने आपको बताया। अब अकल्ट से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपके कोर्स में अमेरिकन पोइटेस है एक, अमेरिकन ना, वो अकल्ट पोइटेस कही जाती है। अमेरिकन कौन है, सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में अकल्ट इमेजेस है, ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना एलटी में, ठीक है। सिल्विया प्लाथ, वैसे भी आएगा ये क्वेश्चन, सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में अकल्ट इमेजेस हैं। अकल्ट मतलब मैंने आपको बता दिया, सुपरनेचुरल स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक भी कहेंगे, ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, अकल्ट, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए क्या यूज करते थे वर्ड हम, डॉक्टर, हाँ, ब्लैक मैजिक के लिए क्या, नेक्रोमेंसी, क्या वर्ड यूज करते थे हम, नेक्रोमेंसी। ये सारे रिलेटेड वर्ड्स है, नोट कर लेना। नेक्रोमेंसी ये यूज करते हैं हम डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए, क्रिस्टोफर मार्लो, यूनिवर्सिटी बिट्स, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स का आएगा नेक्रोमेंसी, ठीक है। इसका मतलब भी ब्लैक मैजिक होता है भाई, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पोप एलिजेडली रोट विच वर्क, पोप एलिजेडली मतलब हाँ, तथाकथित, ये प्रूव्ड नहीं है, बट ये उन पर वो लगाया गया है, एक चार्ज है, एलिगेशंस है, प्रूव्ड नहीं है। तो पोप एलिजेडली रोट विच वर्क इन विच द टारगेट ऑफ हिज रिडिकल वाज स्टिल अलाइव, ठीक है, बट पोप डिक्लेयर्ड हिम और हर एज डेड एंड राइटिंग अ डिटेल्ड एलिजी ऑन हिम और हर, जो भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोप ने कौन सा ऐसा वर्क लिखा था जो कि जिस व्यक्ति पे लिखा वो डेड नहीं था, मगर पोप ने लिख दिया था उन पर ये वर्क, और जो है कुछ समय बाद उनकी डेथ हुई जिस पर पोप ने वर्क लिखा था। तो ऑप्शंस हैं इसमें, 4 हैं आपको, आपके सामने। एक है एलोइजा टू एबेलार्ड, दूसरा है एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, तीसरा है डून्सियार्ड, और चौथा है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। क्या कर रहे हैं इसका आंसर, देखो आंसर है इसका आंसर है डी, ठीक है। तो ये एक्चुअली एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, ये इन्होंने जिस लेडी पे लिखा उसका डिटेल लिखा रहा हूं अभी। वो लेडी एक्चुअली क्या थी, एलिजाबेथ करके थी ना, एलिजाबेथ करके नाम था उनका, और वो तब शी वॉज अलाइव, बट ही डिक्लेयर्ड हर एज डेड एंड देन रोट एन एलेजी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं आपको एक डिटेल दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर मैंने लिखा होगा कुछ तो, ठीक है। एलिजाबेथ गेज, ठीक है, नोट कर लेंगे इनका नाम, एलिजाबेथ गेज, GAGE, एलिजाबेथ गेज, ये लेडी थी। क्वेश्चन आएगा, देखो ये अच्छे क्वेश्चन है डीप लेवल पे, ठीक है। तो ये एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, इस पर लिखा गया है, एलिजाबेथ गेज पे लिखा गया है, और ये वर्क लिखा कब गया है, 1717 में। वर्क्स करके एक टाइटल था, वर्क्स, उसमें लिखा है, ये लिख लेना रिटन, 1717 रिटन, और ये लिख लेना कि इनकी डेथ कब हुई, एलिजाबेथ गेज की डेथ हुई है 1724 में, शी डाइड। देखो डेथ बाद में हुई है, इन्होंने एलेजी पहले लिख दी है। 1717 में रिटन लिखा है मैंने ये वर्क, और शी डाइड इन 1724, 1724 में इनकी डेथ है, तो उनकी डेथ से पहले लिख दी एलेजी। क्वेश्चन आएगा ये, चलो ऐसे ही बताओ जल्दी से, कौन सा राइटर है जिसने अपने ऊपर एलेजी लिख दी थी, अपनी डेथ होने से पहले ही खुद के ऊपर एलेजी लिख दी थी, जोनाथन स्विफ्ट, नोट कर लेना, जोनाथन स्विफ्ट, 18th सेंचुरी में आएगा, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं से एक रिलेट करके लिख लो कि जोनाथन स्विफ्ट रोट एन एलेजी ऑन हिमसेल्फ, ठीक है। ये स्विफ्ट कौन है,
क्या लिखा है इन्होंने? गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स वाले सिर्फ 18th सेंचुरी के। हाँ, जोनाथन स्विफ्ट रोट एन एलेजी ऑन हिमसेल्फ, और एलेजी का टाइटल क्या था? डेथ ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, यही टाइटल था। जोनाथन स्विफ्ट रोट एन एलेजी ऑन हिमसेल्फ, टाइटल क्या था? डेथ ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। चलो, तो ये क्वेश्चन आ गया। एलेजी तो पता है ना सबको, डेथ पोम। एलेजी क्या है? डेथ पोम। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सारे बच्चे मेरे साथ। पोप रोट on issues of ethical and cultural relevance. Pope wrote on issues of ethical and cultural relevance in which work? तो टाइटल बताना हमें। पेस्टोरल्स है, विंडसर फॉरेस्ट है, मॉरल एसेज है, या एसे ऑन मैन है? क्या कर रहे हैं? ठीक है, गैस करिए। जब मैं इन क्वेश्चंस को बना रहा था मुझे भी नहीं आता, ठीक है, बट हमें इंटेलेक्चुअल गैस ही करना है। कुछ क्वेश्चंस में हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना पड़ता है। सी इज द आंसर, ठीक है। मॉरल एसेज, मॉरल एसेज, मॉरल एसेज जो इनका वर्क है उसमें उन्होंने एथिकल और कल्चरल रेलेवेंस को डिपिक्ट किया है अपने वर्क्स में, ठीक है। मॉरल एसेज इज अ सीरीज ऑफ हाउ मेनी एसेज? 4 एसेज। इट्स अ सीरीज ऑफ 4 एसेज। मॉरल एसेज इज अ सीरीज ऑफ 4 एसेज, ठीक है। और ये बेसिकली कल्चरल और एथिकल रेलेवेंस को उन्होंने इसमें दिखाया है, ठीक है। तो सी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा हमारा, सारे बच्चे मेरे साथ। वन ऑफ द माइथोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेप ऑफ द लॉक से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन ऑफ द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इन रेप ऑफ द लॉक मीन्स, ठीक है, विरागो। ये नया वोकैबुलरी भी आ गया हमारे लिए। विरागो, VIRAGO, विरागो, which means a bad tempered woman, a bad tempered woman, and also it also means dominating woman, ठीक है। विरागो also means domineering या dominating woman, ठीक है। बैड टेम्पर्ड मतलब जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए, और डोमिनेटिंग वुमेन, ठीक है। जल्दी से बताओ इसके लिए क्या वर्ड यूज करा था हमने? चौसर की कैंटरबरी टेल्स में जो मैरिड रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग वाइफ होती है उसके लिए क्या वर्ड यूज कराया था? कुकोल्ड्री। नोट करेंगे, वैसे कुकोल्ड्री ये रिलेटेड टर्म है, इसके इनके लिए यूज नहीं होगा जो कैरेक्टर है, बट आप रिलेटेड टर्म में जरूर लिख लेंगे कुकोल्ड्री, CUCKOLDRY। So what is a cuckoldry, guys? Cuckoldry is a married woman dominating a husband in a married relationship is called as cuckoldry। और cuckoldry से क्वेश्चन क्या बनेगा? वाइफ ऑफ बाथ। कुकोल्ड्री की टेल कैंटरबरी टेल्स में कौन सा कैरेक्टर दिखाती है? तो वाइफ ऑफ बाथ दिखाती है कुकोल्ड्री, ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ, BATH, वाइफ ऑफ बाथ। कुकोल्ड्री का मतलब क्या लिखा? डोमिनेटिंग वाइफ, बस इतना भी लिख दोगे चल जाएगा। और कौन सा कैरेक्टर लिखा? वाइफ ऑफ बाथ लिख दिया, ठीक है। और अब मैं आंसर पर आता हूं कि इसमें विरागो यानी कि डोमिनेटिंग एंड इल टेम्पर्ड वुमेन कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन है बेलिंडा, अम्ब्रियल, ठीक है, हेलेस्ट्रेस और क्लैरिसा। क्या किया? ट्राई करें। क्लैरिसा भी आ रहा है ऑनलाइन में। हाँ, ऑनलाइन में शर्मिष्ठा भी बहुत अच्छा करती है, शर्मिष्ठा बहुत बढ़िया, शर्मिष्ठा जोशी स्पेशली प्रेस करूंगा। बबीता मैम बहुत अच्छा, रोहित। ऑफलाइन वाले तो मेरे नजर के सामने। तो देखो इसका आंसर, देख लो उसका आंसर, इसका आंसर है सी, ठीक है। यानी कि क्या है? थेलेस्ट्रिस। थेलेस्ट्रिस एक कैरेक्टर है, आती है इसमें रेप ऑफ द लॉक में, ठीक है। और थेलेस्ट्रिस एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो इसमें आती है। और क्या करती है पता है? ये सुन लेना, ये एक्चुअली प्रोवोक करती है बेलिंडा को कि भाई तुम्हारे हेयर अब कट हो गए, तो नाउ यू हैव टू फाइट एन एपिक बैटल अगेंस्ट द बैरन। तो ये एक तरीके से इंसाइट करती है, प्रोवोक करती है बेलिंडा को कि भाई तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये कैंटो नंबर 4 में आती है, और 4 और 5 दोनों में दिखाई देते हैं।
और ये क्या करते हैं, बेलिंडा को प्रोवोक करते हैं कि ताकि बेलिंडा जो है एक फाइट करे, किनसे, बेलिंडा के हेयर किसने कट करे, बैरन ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूर लिख देंगे कि शी प्रोवोक्स बेलिंडा टू फाइट एन एपिक बैटल, बस इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा। शी प्रोवोक्स बेलिंडा टू फाइट एन एपिक बैटल। प्रोवोक्स लिखा है PROVOKES, प्रोवोक आपको पता है किसी चीज को उत्तेजित करना। प्रोवोक्स बेलिंडा टू फाइट एन एपिक बैटल। अब इसमें मैंने और भी चीजें देखी। बेलिंडा तो तुम्हें पता ही है, बेलिंडा किसको रिप्रेजेंट करती है, रियल में कौन है जिसके हेयर कट हुए थे, अराबेला फर्मर, FERMOR। देख लो, अब मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ यहाँ से ना, ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप ऑफ द लॉक थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ा रहा मैं, क्वेश्चंस के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो देखना है यहाँ पर सारे बच्चे मेरे साथ। देखो, मैंने कल एक एडिट किया है अपने नोट्स में, करेक्शंस भी भेजा है। तो वो क्या है कि मैंने बता दिया था कि जॉन कैरल को डेडिकेटेड है ये, बट उसको करेक्ट किया मैंने और प्रूफ के साथ भेजा कि रेप ऑफ द लॉक वाज नॉट डेडिकेटेड टू जॉन कैरल, इट वाज डेडिकेटेड टू अराबेला फर्मर। तो ये आप करेक्ट कर लेंगे, सबने कर लिया होगा ऑलरेडी, बट फिर से लिखना चाहते हैं तो अराबेला फर्मर इज द रियल लेडी हुज हेयर वाज कट, ठीक है। अब देखते हैं किसने पढ़ा अच्छे से, कौन सा एडिशन डेडिकेटेड है, फर्स्ट एडिशन की, सेकेंड एडिशन की, थर्ड एडिशन। द आंसर इज वेरी गुड, सेकेंड एडिशन, ठीक है। याद कर लेना सारे बच्चे, जो अराबेला फर्मर है उनको रेप ऑफ द लॉक का सेकेंड एडिशन डेडिकेट किया था इन्होंने, जो कि कितने कैंटोज में था, 5 कैंटोज में था। बिल्कुल बोल्ड करके हाईलाइटर कर देना इस फैक्ट को, ठीक है। Alexander Pope dedicated the second edition of ROTL, Rape of the Lock, to Arabella Farmer, and it was in 5 cantos, ठीक है। सेकेंड एडिशन 5 कैंटोज में था। बता दो यार कि कितने जो है कौन से ईयर में आया था ये सेकेंड एडिशन, 1714। सेकेंड एडिशन कब आया था, 1714 में आया था, 1714। ये क्वेश्चन आएगा आपके एलटी में कि कौन सा एडिशन ज्यादा फेमस हुआ और ज्यादा लोगों के द्वारा लाइक किया गया, पॉपुलर हुआ, तो याद रखना सेकेंड एडिशन ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, फर्स्ट किया था उन्होंने, है ना। तो ये देख लेना 1714, 1714 में सेकेंड एडिशन आया था, वो ज्यादा, ये भी कि कौन सा एडिशन अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। आया था कि नहीं लिरिकल बैले का, एलटी में देखा होगा, तो वहां पर यही था कि अमेरिका वाले जो एडिशन था उससे पूछ लिया था। ऐसे ही यहाँ पर ये पूछ लेगा कि रेप ऑफ द लॉक का कौन सा एडिशन ज्यादा फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ, तो सेकेंड एडिशन हुआ, 1714 में आया। किसको डेडिकेटेड था, अराबेला फर्मर को। अब मैं जा रहा हूँ और अंदर, ठीक है, अम्ब्रियल को डिफाइन कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे सारे बच्चे। अम्ब्रियल भी एक स्पिरिट होती है इसमें, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। UMBRIEL, अम्ब्रियल, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ में जो बी ऑप्शन है उसको लिखो, उस पर एक डिफाइन करा रहा हूं, अम्ब्रियल, ठीक है। शॉर्ट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अम्ब्रियल। तो अम्ब्रियल है डस्की मेलनकली स्पिरिट। डस्की क्या होता है, डस्की मेलनकली स्पिरिट। मेलनकली क्या होता है, उदास, ठीक है। मेलनकली क्या होता है, उदास। डस्की भाई डस्क के जैसा, डॉन और डस्क, ठीक है। जनरली हम थोड़ा सा डार्क कलर के लिए यूज करते हैं डस्क, ठीक है। हाँ, डॉन होता है जो अर्ली मॉर्निंग होता है, डस्क होता है जो अर्ली इवनिंग, संध्या कहते हैं हिंदी में, सायकाल, ठीक है। तो डस्की, डस्क से डस्की एडजेक्टिव बन गया, जिसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डार्क शेड होता है जिसका, थोड़ा डार्क कलर की होती है। एक्चुअली ये जो स्पिरिट है, ये डस्की के अलावा इसका एक और मतलब है, ये रिप्रेजेंट करती है शैडो को। क्वेश्चन आएगा, अम्ब्रियल स्पिरिट रिप्रेजेंट किसको करती है रेप ऑफ द लॉक में, तो शैडो, परछाई है, ठीक है। तो वही स्पिरिट वाली बात आ गई, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट शैडो एंड इट्स अ डस्की मेलनकली स्पिरिट। अब ये करती क्या है, ये जब हमें पता है साथियों कि जब हम देखते हैं कि आपका रेप ऑफ द लॉक में उसका 4th कैंटो में उसके जब हेयर कट हो जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रोती है, बेलिंडा को बहुत ज्यादा दुख है। तो ये क्या करती है, ये गॉडेस ऑफ स्प्लीन के से मिलती है
और क्या करती है, बैग फुल ऑफ साइज सॉब्स एंड पैशन, भर के लाती है, ठीक है, बैग भर के। साइज, साई का मतलब वही आंसू, और साई मीन्स आहें भरना, हिंदी में नहीं कहते हम आहें भरना, जो है ना, सिसकियां, सुबकना, ये सब तो एक पोएटिक वे में दिखाया हुआ है कि वो क्या करती है, किसके साथ जाती है, अम्ब्रियल गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास जाती है, गॉडेस ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन एक्चुअली हमारा एक बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, हमारे स्टमक के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है स्प्लीन। तो हाँ बिल्कुल, तो रिप्रेजेंट करता है वही हमारे अंदर, तो ये जमीन के अंदर जाती है स्प्लीन, गॉडेस ऑफ स्प्लीन, SPLEEN, इनसे मिलती है, कौन मिलती है, ये स्पिरिट मिलती है अम्ब्रियल। और क्या लेकर आती है, बैग फुल ऑफ, बैग भर भर के क्या लाती है, साइज, पोएटिक मेटाफर है, SIGHS, साई मतलब मैंने बताया आहें, रोने के जो सिसकियां हैं उसकी, और टीयर्स, ये सब चीजें मतलब उसको और ज्यादा इंकरेज करती है कि भाई तुम रो, तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा हुआ एक तरीके से। तो बैग फुल तो पोइटिक मेटाफर है, हाइपरबली है, तो बैग फुल ऑफ साइज और टीयर्स को लेकर आती है, कौन लेकर आती है, अम्ब्रियल, कहां से, गॉडेस ऑफ स्प्लीन के यहां से। क्लियर हो गया है ना, BAG, बैग फुल ऑफ साइज एंड क्या बोला मैंने, टीयर्स, सॉब्स, एक सॉब वर्ड भी आया, SOB, सॉब माने क्या होता है, दहाड़े मार, ठीक है, तो सॉब्स, साइज एंड टीयर्स। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, लॉर्ड बॉलिंगब्रुक इंस्पायर्ड पोप टू राइट विच वर्क। जी, तो याद रखना, लॉर्ड बॉलिंगब्रुक जो है, ये इनसे पोप के करियर के लास्ट फेज में मिले थे। अब मुझे बताओ इन चारों में से लास्ट फेज कौन सा है पोप के करियर का, 2 दिन से फेजेस पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, 3 फेज पढ़ाए, इनमें से कौन सा लास्ट फेज में आएगा वर्क है, ऐसे ऑन मैन, हाँ ऐसे ऑन मैन लास्ट में है, ये याद होना चाहिए था बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कैच किया आज, ठीक है। तो आई होप कि यू ऑल आर नॉट कॉट स्टम्प, और यू ऑल आर स्टम्प्ड कहते हैं ना, तो बिल्कुल कॉट अनअवेयर्स, ठीक है। तो ऐसे ऑन मैन लास्ट फेज का वर्क है, नोट कर लेना, 1733/34, बिल्कुल ईयर्स के साथ आपको मेन मेन वर्क्स याद होने चाहिए, इसमें 33 भी दिया है, 34 भी, दोनों आ जाएंगे तो 33 कर लेना, ठीक है, बट लिख ऐसे दो 33, हाँ इसीलिए, बिल्कुल बिल्कुल 33 में शुरू हुआ, 34 में कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसीलिए दोनों ईयर्स लिखे जाते हैं इसके। लेकिन अगर दोनों आ जाएंगे तो मैंने क्लियर कर दिया, 33 लिख के आना, उस पर टिक कर लेना, ठीक है। ऐसे ऑन मैन, इन्होंने इसमें क्या कहा, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, यही लाइन बड़ी फेमस है ऐसे ऑन मैन की, और द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ठीक है, ये इन्होंने। और सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसमें एक फिलॉसफी को उन्होंने शो किया, जो फिलॉसफी थी डीइज्म की फिलॉसफी, डीइज्म, DEISM, डीइज्म मैंने बताया ना, दैट मैन इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द गॉड एंड द डेविल, ठीक है, गॉड और डेविल के बीच में कहीं मनुष्य है, ना तो वो पूरी तरीके से अच्छा वो बन सकता है, ना वो पूरी तरीके से खराब बन सकता है, तो इस फिलॉसफी को डीइज्म कहा गया, 18th सेंचुरी की फिलॉसफी है DEISM, डीइज्म। तो डीइज्म की फिलॉसफी दिखती है ऐसे ऑन मैन से, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, Addison called an essay on man as the most dash poem ever written on in any language. क्या कहा होगा, हाँ अगर आपने थोड़ा भी टॉपिक पढ़ा है, कौन सा डेफिनेटली नहीं हो सकता ये बताओ, कौन सा डेफिनेटली नहीं हो सकता ये पूछ रहा हूँ, हो सकता है मत बताओ अभी, कोई बात नहीं, फिलोसफिकल नहीं हो सकता, हाँ कौन सा नहीं हो सकता ये बताओ। देखो मैं इसका बता रहा हूँ, देखो ऐसे ऑन मैन बोला है उन्होंने, ऐसे ऑन मैन सेटायरिकल बिल्कुल नहीं है,
पोप सटायरिकल हैं ओवरऑल, लेकिन ये वर्क सटायरिकल नहीं है, लास्ट फेज में उनके, ठीक है। और पॉलेमिकल भी बिल्कुल नहीं है, याद रखना पोप अपने फर्स्ट फेज में पॉलेमिकल है। अगर किसी को डाउट है, पोप के लाइफ के 3 फेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है, ध्यान से देखना। फर्स्ट फेज पॉलेमिकल है, सटायरिकल है। पोप ने इसमें लगभग लगभग किसी को नहीं छोड़ा है, ये लिख लेना। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है ये, ठीक है। पहला फेज क्या है पोप का? पॉलेमिकल है, सटायरिकल है, रेप ऑफ द लॉक से लेकर दुनिया तमाम के वर्क लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म भी पॉलेमिकल है एक तरीके से, ठीक है, क्रिटिक्स पर हमला है। सेकेंड फेज ट्रांसलेशंस है, होमर को ट्रांसलेट किया, मालामाल हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं कि फाइनेंशियली इनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड फेज ट्रांसलेशंस ऑफ होमर है, पोप की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और थर्ड फेज याद रखना फिलोसफिकल है। तो वैसे तो आंसर इसमें अब 2 बचते हैं सर, फिलोसफिकल की डायडेक्टिक, बट क्योंकि ये कोट है तो यहाँ हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, जो कोट में बोला है वही आंसर माना जाए। कोट है ना ये, इन्वर्टेड कॉमा में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? डायडेक्टिक है इसका। डायडेक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो आंसर क्या है? बी, बी इज द आंसर। अब जल्दी से बता दो यार, डायडेक्टिक का मतलब मॉरली एजुकेटिव। नोट करेंगे, लिटरेचर हमेशा 2 ही चीजें दिखाता है, या तो डायडेक्टिक होता है या फिर हम कहते हैं कि प्लेजर के लिए लिखा जाता है। 2 पर्पस होते हैं ना लिटरेचर के। मॉरली एजुकेटिव, डायडेक्टिक का मतलब लिख लेना, सी इसका नहीं, बी इसका आंसर है। बी, सिक्स्थ वाले का आंसर है बी। और डायडेक्टिक नहीं, सॉरी सिक्स्थ है, सेवंथ का आंसर है बी। और इसका मतलब है डायडेक्टिक का मॉरली एजुकेटिव, मॉरली एजुकेटिव, ठीक है। तो ऐसे ऑन मैन। अब ये और एक चीज और, ये यहाँ पर लॉजिक ऐसे मत लगाना कि ये नहीं हो सकता वाली बात, ये कोटेशन भी है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नहीं है ये, डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम्स में, तो कोट्स आपको अपने नोट्स में ऐड करते जाने। आइए क्वेश्चन नंबर 8, ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना, ये है पूरा कॉन्सेप्ट है। विच वर्क ऑफ पोप इज द रीवर्किंग ऑफ एन ओविडियन हीरोइक एपिस्टल। ओविडियन बोले तो ओविड ने लिखा था ओरिजिनली ये वर्क, हीरोइक एपिस्टल, ठीक है। एपिस्टल आपको पता है लेटर फॉर्मेट में लिखा गया। वेयर अ यंग लेडीज, ध्यान से देखना, वेयर अ यंग लेडीज सीक्रेट लव अफेयर विद हर टीचर, ठीक है। सम 20 ईयर्स हर सीनियर, टीचर भी है, 20 ईयर सीनियर है, उसके साथ उसका एक सीक्रेट इलिसिट लव अफेयर डेवलप हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेटेड अ सीरीज ऑफ डिजास्टर्स फॉर बोथ। ऑब्वियसली ऐसा होना था तो कुछ अच्छा तो होना नहीं था, सीधा जो है कैटास्ट्रोफी की तरफ बढ़ा ये रिलेशनशिप। तो ये वर्क को रीवर्क करके पोप ने कौन सा वर्क लिखा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें आप, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनेट, दूसरा है एलेजी इन द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, तीसरा है एसे ऑन मैन, और चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा कर रहे हैं? विनोदा भाग गए, बोले गुरु जी डी ज्यादा लगा, ठीक है। आंसर है इसका डी, बिल्कुल डी इसका आंसर है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देख लो ये कौन सी स्टोरी है। एक्चुअली ये पूरी कहानी जो मैंने बताई, ये ऊपर एक ऑप्शन आया था कहीं पर, एलोजा टू एबेलार्ड, एलोजा टू एबेलार्ड की स्टोरी बता दी मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है। नोट कर लेना, इसका आंसर डी है। और इसमें क्या है, एक लव अफेयर है बिटवीन अ यंग लेडी एंड प्रोफेसर, नॉट प्रोफेसर बट अ फिलोसफर 20 years सीनियर टू हर, एंड दैट इज एलोजा टू एबेलार्ड। और क्या मिला आपको इस क्वेश्चन में? ये ओविडियन टेल है। ओविड कौन है भाई, बता दो। ओविड, ओविड कहाँ पढ़ा है तुम लोगों ने क्लासिकल लिटरेचर में? ओविड मेटामॉर्फोसिस वाले ना, VOH वाले ओविड, ठीक है। वर्जिल, ओविड और होरेस। ओविड ने मेटामॉर्फोसिस लिखा है, ये ओरिजिनल क्लासिकल लिटरेचर वाले ओविड, ठीक है। लिरिकल पोएट ओविड, ठीक है। ये कौन सी कंट्री के? रोमन कंट्री के क्लासिकल पोएट है ना। पूरी क्लास मेरे नहीं है। तो ओविड का ओरिजिनल वर्क है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
अपने आप को ये भी नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आ रहा। तो टीचर तो इसलिए क्रिएट करेगा कि आएगा आए। अगर जो टीचर आपको यही बताते रहे जो आपको आ रहा है, तो क्या आपने क्या लर्निंग करी? ठीक है, तो लर्निंग तो तब है जब आपको नहीं आ रहा ना, या आपको कुछ नया मिल रहा है, या पुरानी चीजें आपकी कंसोलिडेट हो रही है। तो इसीलिए अपने आप को कभी ये थॉट मत देना कि मुझे नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि नहीं आ रहा का मतलब तो वहीं से लर्निंग है। और अगर आ रहा है तो ये मत देना कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि फिर वो भी गड़बड़ है। तो इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच बना के अपनी लर्निंग जारी रखें। और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिसने एक बार पोप पढ़ लिया था या एक बार अभी फिर से पढ़ रहे थे, वो अपना एनालिसिस करके जो है जरूर मुझे बता दें कि सर 10 में से एक अपना एनालिसिस पर्सनल मुझे भेज सकते हैं कि सर 10 में से मेरे 7 आ रहे हैं, मेरे 5 आ रहे हैं। ऑनेस्टली आप ये जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है एलोइजा। जिसने अभी पहली बार पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ा वो छोड़ दें, वो खाली आंसर्स देख लें। तो एलोइजा टू एबिलार्ड। क्लियर? तो ये आपकी ओविड का मेटामॉर्फोसिस हो गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, ठीक है, ऐसा ही कुछ हम देखते हैं कि जो है ये जो लव स्टोरी है इस तरीके से सीक्रेट लव अफेयर, ये मैं आपको एक स्टोरी और बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि लिटरेचर में बैंड वर्क्स की लिस्ट में आता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने क्रिएट किया है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आप याद रखना कि हम कह सकते हैं कि बहुत फेमस है एक रशियन लिटरेचर, मतलब रशियन गर्ल की कहानी है लोलिता। इसको बैंड नॉवल, मोस्ट बैंड नॉवल एवर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लोलिता। तो लोलिता की भी कहानी यही है, जिसमें एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल का एक सीक्रेट लव अफेयर एक 40 ईयर ओल्ड प्रोफेसर हम्बर्ट हम्बर्ट से। तो इसकी वजह से लोलिता भी बैंड नॉवेल्स की लिस्ट में आती है। ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये अडल्ट लिटरेचर में भी आ जाता है वर्क। ठीक है, तो लोलिता बैंड नॉवेल्स की लिस्ट। अब आप एक जल्दी से फटाफट बना लो कि 3 नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर में बैंड नॉवेल्स में कहे गए हैं, आपके एलटी के लेवल पे बता रहा हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहला तो इसमें लिख देना लोलिता। ठीक है, और लोलिता नेबोकोव ने लिखा है। किसने लिखा है? नेबोकोव, एक रशियन है जो अमेरिका में रहते थे, व्लादिमीर नेबोकोव, NABOKOV, नेबोकोव ने लिखा है लोलिता। दूसरा, अगर आप बात करें लेडी चैटरलेज लवर, सेम टाइप की स्टोरीज हैं, सीक्रेट अफेयर्स हैं, तो लेडी चैटरलेज लवर। ठीक है, ये किसने लिखा है बता दो? DH लॉरेंस ने लिखा है। DH लॉरेंस ने लेडी चैटरलेज लवर लिखा है। ठीक है, सारे बैंड नॉवेल्स की लिस्ट करके लिखना है। इसमें 3 नॉवेल्स लिखा रहा हूं खाली। एक हो गया लोलिता बाय नेबोकोव, दूसरा हो गया लेडी चैटरलेज लवर बाय DH लॉरेंस, और तीसरा, तीसरा बता सकते हैं? हाँ, तीसरा, हाँ, आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा, जूड द ऑब्सक्योर। हालांकि इसमें जो है एडल्ट स्टोरी नहीं है, बट ये अलग वजह की, अलग चीज की वजह से बैन हुआ। टॉमस हार्डी, जूड द ऑब्सक्योर, टॉमस हार्डी। जल्दी से बता दो यार, इसमें बैन होने के लिए कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से बैन किया गया इसको? जूड द ऑब्सक्योर, JUDE, जूड द ऑब्सक्योर। यस, इसमें क्या था? चिल्ड्रन सुसाइड, सुसाइड, बच्चों का सुसाइड दिखाया गया है, जिसकी वजह से इस नॉवल को बैन किया गया। ये वर्क में पढ़ रहा हूँ, ऑब्सक्योर, जूड, JUDE, जूड द ऑब्सक्योर, OBSCURE, OBSCURE, जूड द ऑब्सक्योर। किसने लिखा है बेटा? हार्डी, 1895। जूड द ऑब्सक्योर का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हार्डी ने कहा कि मैं कभी नॉवेल्स नहीं लिखूंगा, और हार्डी ने कभी नॉवेल्स नहीं लिखे। कॉज ऑफ बैनिंग बता दिया। इन दोनों का तो वही है, एडल्ट रिलेशनशिप्स हैं। इसका कॉज क्या है मैंने बताया, चिल्ड्रन वॉयलेंस या चिल्ड्रन सुसाइड, बच्चों के सुसाइड को दिखाया गया है। इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको, पीडीफीलिया, पीडीफीलिया, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज टाइप के सेंसेशन इवेंट को दिखाया है ना इसमें। जो इसमें जो एक कैरेक्टर है वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ हंगर एंड ऑल दोस थिंग्स, वो अपने भाई बहनों को भी मार देता है लास्ट में। तो बड़ा सेंसेशनल इवेंट है, तो आप देखना जरूर। इसकी कॉपियां जला दी गई थी इस नॉवल की, जूड द ऑब्सक्योर की, 1895 में पब्लिकली बर्न किया गया। और उसके बाद हार्डी ने नॉवल राइटिंग छोड़ दी। हार्डी फिर पोएट बन गए, हम जानते हैं। और फिर हार्डी के एज ए पोएट्री से भी बहुत क्वेश्चन नेट के लेवल पे आते हैं। तो पीडीफीलिया, पीडीफीलिया हम कहते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, यस, तो ऐसे तो लिस्ट बहुत आ जाएगी शर्मिष्ठा। यस, वी कैन से देयर आर मेनी। अभी तो मैंने आपको एक मैडम बोवारी नहीं बताया, मैडम बोवारी, वो भी एक बैंड लिस्ट में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल होंगे, बट ये 3 मेजर हैं आपके,
बेसिक लेवल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु पब्लिश्ड वन ऑफ द बेस्ट अर्ली वर्क्स ऑफ पोप। अब ये देखो, ये फैक्ट है, अब ये आया तो आया, ऐसे क्वेश्चन में आपको एलटी में नेगेटिव मार्किंग में अवॉइड कर देना है। जानबूझ के एग्जामिनर देगा, आप हीरो ना बने कि मैं 100 के 100 करूंगा या करूंगी, है ना, हाँ 50 के 50 करके आऊंगा, इंग्लिश अच्छी है मेरी, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन छोड़ के आने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बार नेट और ये सब निकालने के बाद भी मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि फैक्ट है ये, अंदर से कुछ कितने फैक्ट बन जाएंगे ऐसे तो ना, तो बट फिर भी अब पता चल गया तो इसको तो मत छोड़ना, ठीक है। इसका आंसर है जेकब टॉमसन, ठीक है। जेकब टॉमसन ने इनके वर्क को पब्लिश किया था। तो पेस्टोरल्स जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था 1709 में, अर्ली वर्क्स में आ जाता है। और टॉमसन याद रखना, ये टी है, टी, टी एज इन टॉय। जेकब टॉमसन थे पब्लिशर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने, यहाँ पर बीबी लिंटोट भी दिया है ना, ये बीबी लिंटोट, बताओ कहाँ पढ़ा है, लिंटोट्स मिसलेनी में, ठीक है। और लिंटोट्स मिसलेनी जो है वो उसमें कौन सी फेमस पोएम पब्लिश हुई है इनकी, रेप ऑफ द लॉक। तो ये लो जी, इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें रेप ऑफ द लॉक के पब्लिशर या प्रिंटर का नाम पता चल गया। क्या नाम है इनका पूरा नाम, बीबी लिंटोट, LINTOT, ठीक है। आंसर का ऑप्शन तो बी लगा देना, बट ये वाले ऑप्शन को लिख लेना अपनी कॉपी में। और क्या लिखोगे, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, रेप ऑफ द लॉक। और उस मैगजीन का नाम ही क्या था, इनके नाम पर क्या था, लिंटोट्स मिसलेनी, लिखवाया हुआ है मैंने, लिंटोट्स मिसलेनी 1712। पहली बार रेप ऑफ द लॉक 2 कैंटोज में छपा है 1712 में, 1712 में, लिंटोट्स मिसलेनी 1712, ठीक है, आया समझ में। तो ये है, बाकी ये दोनों ऑप्शंस खाली दे रखे हैं मैंने, इनकी तरफ नहीं जाना है। 10th क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि आज की हाईलाइट है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सीधा सीधा एपिटाफ पूछा है मैंने। एपिटाफ जो है कभी भी नहीं पूछा गया आज तक, और इतना बड़ा पोएट है, बड़ा सरप्राइजिंग है कि इनके एपिटाफ नहीं पूछा गया था आज तक। तो ये एपिटाफ लिखा है मैंने, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट ही कर लेना, है ना, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है इसमें, एपिटाफ को पहले पढ़ता हूं मैं, ठीक है। लीव नॉट अ फुट ऑफ वर्स, ठीक है, अ फुट ऑफ स्टोन। फिर ये देखो ऐसे स्लैश किया है, इसका मतलब क्या होता है, बताया था एक बार, स्लैश करने का मतलब इसमें क्या है, लाइन चेंज। जब हमारे पास लाइन की कमी होती है तो हम ऐसे स्लैश कर देते हैं, तो मतलब लाइन चेंज। आप अब जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो लाइन, नेक्स्ट लाइन से लिखना, अ पेज अ ग्रेव, नहीं सॉरी, हाँ पेज ही है ना, अ पेज अ ग्रेव दैट दे कैन कॉल देयर होम, लीव नॉट अ फुट ऑफ वर्स अ फुट ऑफ स्टोन। मेरे ख्याल से क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि लीव नॉट, मतलब वो इस बात से भी थोड़ा सा वो है कि उनकी ग्रेव को कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसे शेक्सपियर ने भी कहा है ना कि ब्लेस्ड बी ही, कहानी है दैट, शेक्सपियर ने नहीं बोली है, शेक्सपियर का एपिटाफ भी याद कराया था, तो वो शेक्सपियर के एपिटाफ से मिलती जुलती बात कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दिस इज एन एपिटाफ। अब सारे बच्चे, नए बच्चे देखना, एपिटाफ क्या होता है बेटा, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम, किसी की जो मृत्यु पर, उनके कब्र पर जो लाइन लिखी जाए, इंस्क्रिप्शंस ऑन अ टूम टेक्निकली इज कॉल्ड एज एपिटाफ। इसको टूम्ब पढ़ा जाता है, टॉम नहीं, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम, ठीक है। तो जैसे जैसे कीट्स का एपिटाफ क्या है, कीट्स का हेयर लाइज वन हुज नेम इज रिटन वाटर, कीट्स का एपिटाफ है हेयर लाइज वन हुज नेम इज रिटन वाटर। शेक्सपियर का एपिटाफ आप जरूरी नोट कर लेना, 100% आ जाएगा, अगर नहीं पता होगा होमवर्क ले लो सारे बच्चे, शेक्सपियर का एपिटाफ नोट कर लेना, ठीक है। ऐसी बताओ, अ कोल्ड हॉर्समैन पासेस बाय, WV, हाँ जो बच्चे लिख रहे होंगे, अ कोल्ड हॉर्समैन पासेस बाय, किसका एपिटाफ है ये, WV ईट्स का है, ठीक है। और लास्ट पूछ लेता हूं फिर आंसर बताऊंगा, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड एंड इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, TS एलियट। 4 बड़े पोएट्स उठा दिया मैंने, TS एलियट का क्या बताया, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, ठीक है। और क्या बताया, अ कोल्ड हॉर्समैन पासेस बाय, WV ईट्स, ठीक है। और क्या बताया, शेक्सपियर बताया नहीं, देखने के लिए कहा,
अब आंसर पे आते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, तो ये कौन सी पोयम से अलेक्जेंडर पोप की लिया गया? आज तो ट्राई ज्यादातर गलत ही हो रहे हैं, सही भी हो रहे हैं, ठीक है, मेरे तो सारे ही गलत थे, ठीक है। डुनसियार्ड, सी इज द आंसर। तो डुनसियार्ड से लिया गया है लाइन, जो कि पोप का एपिटैफ है। पोप का एपिटैफ कहाँ से लिया है? डुनसियार्ड से लिया है, जहां पर मैंने कल आपको डिटेल बताया था, डुन्स, ठीक है। अब सारे बच्चे जितने भी आपके मार्क्स आए ऑनलाइन बताना होगा, बता सकते, नहीं बताने का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। किसी के 10 आउट ऑफ 10 है तो वो बता दें, 10 आउट ऑफ 10 है किसी के? कोई नहीं, तो गलत हुए, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसमें लर्निंग देखेंगे अपनी, और 10 तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों से ये बोल रहा था, देख लेंगे सब बच्चे स्क्रीन पे ना। एक तो ये मैंने आज पीडीएफ करा दिया आपको 10 क्वेश्चंस का। मैंने आपको अलेक्जेंडर पोप में क्या क्या दिया है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है मैंने आपको फर्स्ट दिन का लेक्चर दिया था, जो कि इस तरीके से व्हाइट पेज पे लिखा हुआ था। ये इसको आप इंट्रो कह सकते हो अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है। ये अपग्रेड कह सकते हो, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए अपग्रेड भी है ये। और इसमें मैंने फेजेस ऑफ लिटरेरी करियर आपको समझा दिए थे। ये देखिए फेज आ गए, ये 3 फेज आ गए, पीडीएफ आप सब लोग ले लीजिएगा। ये 3 फेज आ गए अलेक्जेंडर पोप के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, जिसको मैंने डिफाइन भी किया है। क्या बताया? फर्स्ट पोलेमिकल सैटारिकल, सेकंड क्या बताया? ट्रांसलेशन, और थर्ड क्या बताया? फिलोसफिकल, ठीक है। तो ये आपका 3 फेजेस हो गए। और उसके बाद फिर मैंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि इनका मैनिफेस्टो माना जाता है नियो क्लासिकल में, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका मैंने क्या बता दिया था आपको, पूरा इसके 3 इसके मैनिफेस्टो बताए थे, और इसके कहाँ से इंस्पायर्ड था, इसके बाद इसकी ओपनिंग लाइन बताई थी मैंने, और इसके 3 मेजर आर्ग्यूमेंट्स को बता दिया था। ये लेक्चर बना गया था, ये 3 मेजर आर्ग्यूमेंट्स आपके हो गए थे। तो ये आपका पहला पीडीएफ था अलेक्जेंडर पोप पे। कुछ बच्चों कंफ्यूजन था तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये दूसरा पीडीएफ था, उसमें भी पोप ही लिखा है, बट ये दूसरा पीडीएफ है, पीडीएफ नंबर 2, जिसमें मैंने थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का इंट्रोडक्शन, ये हमारे जो प्रीवियस ऑथर्स की सीरीज थी उसी को मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, बहुत डिटेल में बनाए थे ये नोट्स। तो ये आपका, इनके टाइटल्स क्या है, स्क्रिबलर स्क्रब से ये अटैच थे। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था, सेकंड मोस्ट कोटेड पोएट इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये कोटेशंस कुछ इनके फेमस, इस तरीके से नोट्स भी बनाने हैं आपको। फिर ये वाली लाइन मैंने बहुत बार बताई है, एंटीथेसिस टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, लिस्ट ऑफ वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर सबसे मेन कौन सा है अलेक्जेंडर पोप का एलटी में, तो लिस्ट ऑफ वर्क्स जो मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको कोई भी वर्क छोड़ा नहीं है। इवन छोटे छोटे जैसे एलोजा टू एबेलार्ड से क्वेश्चन पूछ दिया आज, ठीक है, पेस्टोरल्स आ गया, देखो आज मैंने पूछा ना टॉमसन वाला क्वेश्चन। फिर इसके बारे में डिफाइन किया है, क्रिटिसिज्म हो गया, छोटा छोटा लिखना है मगर मेन पॉइंट को पकड़ना है। विंडसर फॉरेस्ट पॉलिटिकल पोएम है, क्वीन एने विट, रेप ऑफ द लॉक, लिंटोर्स मिसलेनी, ये देखो यहाँ पर आ गया लिंटोर, मैंने बताया नाम, ठीक है। ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप ऑफ द लॉक आ गया, रेप ऑफ द लॉक की शॉर्ट समरी है पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर आपका जॉन कैरिल, ये यहाँ पर करेक्ट करना है, ये यहाँ पर ये लाइन सही नहीं है। तो पोप ने जो है जॉन कैरिल को डेडिकेट नहीं की थी, एड्रेस करी थी, ठीक है, ये अपने नोट्स में सही कर लेना। पोप ने एड्रेस करी थी, ये वो भी फर्स्ट कैंटो किया था। सेकंड नहीं, तो मैंने बता दिया, नहीं दोनों मतलब क्या दोनों, तो वो तो क्लियर कर दिया, अराबेला फर्मर, अराबेला फर्मर को डेडिकेट है, आंसर अराबेला फर्मर होगा। अगर उसने एड्रेस पूछ दिया तो फिर एड्रेस मतलब क्या होता है, संबोधन, तो संबोधन में क्या करोगे, वही अपना जॉन कैरल, हाँ सजेस्ट, हाँ है, हाँ लिया है, हाँ लेकिन उन्होंने डेडिकेट वर्ड यूज नहीं किया ना, हाँ वो पोएम के अंदर लिखा है, लेकिन जो मैंने कल प्रूफ भेजा है उसमें क्या है, उन्होंने साफ साफ खुद से पोप ने खुद लिखा है। तो डेडिकेट में तो सारे बच्चे यही नोट कर लेना कि डेडिकेट में तो वही आएगी अराबेला फर्मर, ठीक है। अगर वो ये क्वेश्चन पूछता है कि पोएम के अंदर किसको डेडिकेट किया है, बाई चांस पूछ दे,
तो पोएम के अंदर तो तुम्हें पता ही है अराबेला फार्मर की रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बेलिंडा। तो पोएम के अंदर तो बेलिंडा है। बट ये भी एक अच्छी बात है, मैंने अभी एड्रेस बोला था, एड्रेस मत लिखना, सजेस्टेड लिख देना, सजेस्टेड वर्ड लिख देना। तो सजेस्टेड, जो टाइटल सजेस्ट किसने किया, अगर ये आएगा तो जॉन कैरिल हो जाएगा, बिल्कुल जॉन कैरिल। जो इस पर पोएम लिखने की बात, सुझाव किसने दिया था पोप को, तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने 3 लेक्चर्स। तो जॉन कैरिल ने सजेस्ट किया, अराबेला फर्मर को डेडिकेट था सेकेंड एडिशन, और पोएम के अंदर किसको डेडिकेट था, बेलिंडा। क्लियर, तो ये हो गया। फिर द टेम्पल ऑफ फेम, देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, टेम्पल ऑफ फेम। तो टेम्पल ऑफ फेम मैंने बताया था कि जो चौसर की पोएम थी ना, हाउस ऑफ फेम, उससे डेडिकेटेड है ये, पूरे डिटेल में नोट्स हैं, एक एक पॉइंट है इसमें ना। और फिर एल्यूजर टू एबेलार्ड, देखो इसमें मैंने खाली एक ही लाइन लिखी थी, यहाँ से क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया मैंने, इसकी स्टोरी बता दी आज, ठीक है। इट्स अ सीक्रेट लव अफेयर वाली जो थी स्टोरी, वो बता दी, वर्स एपिस्टल है। फिर एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, ये यूलॉजी वर्ड कल एक्सप्लेन किया था प्रेस पोएम, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रेज इन डेथ है, और मैंने बताया था इसमें आज एलिजाबेथ करके जो नाम दिया आपको, क्या है, एलिजाबेथ गेज, GAGE। फिर डुनसियार्ड पर चर्चा हो गई है, मॉरल डुनसियार्ड एक तरीके से पर्सनल सटायर है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे ऑन मैन, फिलोसफिकल वर्क है, ठीक है। डीइज्म की बात करी मैंने यहाँ पर, तो पॉइंट एक एक चीज है। फिर इसमें टू विंड द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये किसमें आया था, ऐसे ऑन मैन में, हाँ, उसका पर्पस बताया था। यहाँ पर मैंने पैराडाइज लॉस भी कंपेयर किया था। पैराडाइज लॉस का पर्पस है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, क्या है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। फिर रेनेसा, और ये साइड नोट है, तो ये कोटेशन है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, और इसी हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ठीक है। हु के बाद हेल्प होगा, हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प होगा, ठीक है। पोप बिकम्स ह्यूजली, क्या है, हाँ, रिच व्हेन ही डिड द ट्रांसलेशन ऑफ होमर, तो होमर के ट्रांसलेशंस आ गए, ठीक है। होरेस, द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू टीच एंड डिलाइट, ये होरेस के ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट्स होरेस के ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट है। होरेस ने बोला था कि लिटरेचर का पर्पस 2 होते हैं, एक तो टीच एज वेल एज डिलाइट। ये नेट का क्वेश्चन है, लेक्चरर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंग्लिश पोइट्री में किसने अप्लाई किया होरेस के इस फिलॉसफी को, फिलिप सिडनी ने। तो दोनों क्वेश्चन नेट में आए हुए, कि पहले ओरिजिनली किसने बोला कि पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू टीच एज वेल एज डिलाइट, होरेस ने। होरेस की बात को यहाँ पर इंग्लिश में किसने अप्लाई किया, सिडनी ने। टू डॉक्टर आरबत ने, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ द इमिटेशन ऑफ होरेस दिया है। 2 ऑथर्स को, ये देखो, एडिसन को क्या बोला था उन्होंने, एटिकस, और लॉर्ड हर्वे को क्या बोला है, ये क्वेश्चन। फिर मेसियान का एक वर्क है, फोर्थ एक्लॉग ऑफ वर्जिन, ठीक है, पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल में देखो मैंने कल भी बताया था, पेस्टोरल का मतलब फिर यहाँ पर लिखवाया है, शेफर्ड होता है और रूरल कंट्री साइड होता है पेस्टोरल वर्ड का मतलब, ये एग्जाम्स में आएगा आपका। और फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स नीचे बताए, जैसे इडिल, ये वाला मैंने बताया नहीं था, ये नोट जरूर कर लेना कॉपी में। इडिल, इडिल एक आइडियलाइज्ड कंट्री सेटिंग को कहते हैं। आदर्श ग्रामीण सुंदरता, आदर्श ग्रामीण सुंदर वर्ड यूज कर, ये इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे, ये 100% आते हैं एग्जाम्स। ब्यूकॉलिक्स, कॉलिक्स को क्या कहते हैं, ब्यूकॉलिक्स पेस्टोरल पोएम का ही दूसरा नाम है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ले, LAY, ले भी कहते हैं, देखो ले का मतलब शॉर्ट पेस्टोरल पोएम। तो ये सारे रिलेटेड वर्ड्स याद रखने, ले, और क्या बोला, इडिल। Spencer also wrote Shepherd's Calendar, which was taken from Virgil's Eclogues, वर्जिल के एक्लॉग से लिए गए थे, ठीक है। तो ये है हमारा आज का पूरा ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हम लोग जो है आगे नेक्स्ट राइटर करेंगे। तो मैंने आई थिंक शेड्यूल में क्या वर्ड्सवर्थ लिखा है, हाँ, तो वर्ड्सवर्थ को देखेंगे हम लोग बहुत डिटेल में, वर्ड्सवर्थ ने पढ़ा है, तो वर्ड ओवरऑल समरी दूंगा,
और लेकिन मेन क्या है, एमसीक्यूज पे फोकस भी रहेगा वर्ड्सवर्थ में भी, तो सारे बच्चे एमसीक्यूज भी करके लाना, जैसे आज ये 10 एमसीक्यू कराए ना, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।